नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को आक्रामक पादपों की प्रजातियों के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने खुले में शौच से मुक्त होने की स्थिति को बनाए रखने के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया। वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। G7 नेताओं ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया। भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकारों की प्राप्ति में लैंगिक समानता को साकार करने पर सह कार्यक्रम का आयोजन किया। और नमक क्षेत्र के संकट से लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को आक्रामक पादपों की प्रजातियों के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। एक आक्रामक प्रजाति एक ऐसा जीव या पादप होता है जो उस नए वातावरण में पारिस्थितिक या आर्थिक नुकसान का कारण बनता है जहाँ का वो देशज यानी कि नेटिव जीव या पादप नहीं है। और इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि पार्थेनियम प्रजाति 1950 के दशक में अमेरिका से आयातित गेहूं के माध्यम से भारत आई थी। इसके अलावा लेंटाना दक्षिण अमेरिका से सजावटी पौधे के रूप में ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। ये दोनों प्रजातियां भारत के 40% से अधिक टाइगर रिजर्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। काजीरंगा के फील्ड डायरेक्टर ने 18 आक्रामक पादपों की एक सूची सौंपी है। ये पादप देशज घास, झाड़ियों और वृक्षों के लिए खतरा उत्पन्न करते हुए भू परिदृश्य पर कब्जा कर रहे हैं। शाकाहारी जानवर आमतौर पर आक्रामक पादपों के सेवन से बचते हैं। ऐसे में ये पादप खतरनाक गति से दोबारा उत्पन्न होते रहते हैं और देशज वनस्पतियों को सीमित करने के लिए खतरा पैदा करते रहते हैं। भारत में कई आक्रामक प्रजातियों की पहचान की गई है। ये हैं बॉम्बेक्स सेइबा, क्रेतेवा मैग्ना, ट्रेविया न्यूडीफ्लोरा, लैगरिस्ट्रोमिया स्पीशियोसा, लैगरिस्ट्रोमिया परवीफ्लोरा, लिट्सिया सैलिसिफोलिया, सिक्यूरिनेगा इरोसा, रोजा इनवॉल्युक्रेटा, पोमिया कैमिया, डम्स क्यूनिलोलिया, कैल्मस टेनुइस, ली मैक्रोफिला आदि। कुछ पहचानी गई प्रजातियों में हर्बल गुण भी हैं। ली मैक्रोफिला, सेस्ट्रम ड्यूर्नम आदि इसके उदाहरण हैं। हालांकि इनकी विषाक्तता उनकी उपयोगिता से कहीं ज्यादा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आक्रामक प्रजातियों को प्रायोगिक तौर पर समाप्त करने, काटने, छांटने, उखाड़ने और घेरने की अनुमति मांगी गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये विश्व में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। वर्ष 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अगली खबर स्वच्छ भारत से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने खुले में शौच से मुक्त होने की स्थिति को बनाए रखने के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने खुले में शौच यानी कि ODF, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस प्रमाणन के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में आरंभ किया गया था। इसे स्वच्छ भारत मिशन के दौरान प्राप्त स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिणामों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी को सभी शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसे व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति की 100% स्थिति प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रमाणन की प्रत्येक श्रेणी के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं और ODF कब घोषित किया जाता है और इसके लिए उपाय क्या क्या हैं। किसी भी शहर, गांव या जिले को ODF तब कहा जाता है जब वहां पर एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते नहीं पाया जाता है और इसके लिए सर्वेक्षण, नमूना आकार और स्थान प्रकारों की संख्या में वृद्धि करके मजबूत निगरानी तंत्र सुनिश्चित किया गया है। वहीं ODF प्लस दर्जे के लिए ODF दर्जे के साथ सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय चालू स्थिति में होने चाहिए और उनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जा रहा है। इसके लिए सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों के चालू अवस्था में रहने पर ध्यान दिया गया है। लंबी अवधि तक कारगर बनाए रखने के लिए अभिनव संचालन और रखरखाव व्यवसाय मॉडल को अपनाया गया है। वहीं ODF प्लस प्लस दर्जे की बात करें तो इसमें ODF प्लस दर्जे के साथ
और मलयुक्त गाद और सेप्टेज प्रबंधन से युक्त शौचालय होने चाहिए। ODF++ दर्जे के लिए जो उपाय किए गए हैं उसमें सेप्टिक टैंक और सीवर की यंत्रीकृत सफाई तथा उपयोग किए गए जल के सुरक्षित संग्रह और उपचार के साथ साथ मलयुक्त गाद के सुरक्षित प्रबंधन पर बल दिया जा रहा है। वहीं वाटर प्लस प्रमाणन के लिए छोड़े गए सभी अपशिष्ट जल को पर्यावरण में मुक्त करने से पहले संतोषजनक स्तर पर उपचारित किया जाता है और ऐसा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंडों के मुताबिक होता है। वाटर प्लस प्रमाणन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें उपयोग किए गए जल और मलयुक्त गाद दोनों के संग्रह, परिवहन, उपचार और पुनः उपयोग पर बल दिया जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। वस्तु एवं सेवा कर उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि नियम 2022 के अनुसार प्रतिपूर्ति उपकर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक लगाया जाता रहेगा। उपकर का लगाया जाना 30 जून 2022 को समाप्त होना था, लेकिन वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया था। अवधि में ये विस्तार राज्यों को GST के कारण राजस्व में हुई हानि की भरपाई के लिए पहले लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया गया था। हालांकि बढ़ी हुई अवधि तक राज्यों को प्रतिपूर्ति दी जाएगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को वर्ष 2017 में लागू किया गया था। ये वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर एक गंतव्य आधारित कर है। वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार GST के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति का भरोसा दिया गया था। इसका 2 महीने के आधार पर भुगतान किया जाता है। चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर GST प्रतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। इनमें विलासिता, अनावश्यक और नुकसानदेह वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि पान मसाला, अलग अलग तंबाकू उत्पाद आदि नुकसानदेह वस्तुएं हैं। केंद्र सरकार ने 31 मई 2022 तक राज्यों को बकाया GST प्रतिपूर्ति की पूरी राशि जारी कर दी है। हालांकि कई राज्य प्रतिपूर्ति को 5 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। G7 नेताओं ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया। PGII का लक्ष्य कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए सैकड़ों अरब डॉलर की धनराशि जुटाना है। इनमें दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ अवसंरचना प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और इसे विविधता प्रदान करना शामिल है। PGII को बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल की आधिकारिक शुरुआत और नया रूप माना जा रहा है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल पिछले वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई थी। PGII का लक्ष्य गरीब देशों में वैश्विक अवसंरचना कार्यक्रमों के लिए करीब 600 अरब डॉलर जुटाना है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रतिसंतुलन के रूप में माना जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के विपरीत G7 द्वारा प्रस्तावित PGII पहल का वित्त पोषण काफी हद तक निजी कंपनियों पर निर्भर करेगी। चीन की BRI पहल भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में बढ़ोतरी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हालांकि बेल्ट एंड रोड समझौते में पारदर्शिता की कमी और छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने विश्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसीलिए अवसंरचना विकास के लिए अन्य वैश्विक पहलें भी आरंभ की गई हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे। इसका उद्देश्य दुनिया भर में वैश्विक निवेश में मौजूद अंतर को कम करना है। इसके अलावा एशिया अफ्रीका विकास गलियारा, ये एशिया और अफ्रीका के बीच विकास, कनेक्टिविटी और सहयोग के संबंध में भारत जापान सहयोग आधारित विजन है। इसके अलावा अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान के साथ मिलकर पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक यानी PBP नाम से एक नई साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करना है। PBP पहल को प्रशांत द्वीपीय देशों तक चीन की आक्रामक पहुंच के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। पहले ये G8 हुआ करता था जब इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन अब रूस इसका सदस्य नहीं रहा है। वहीं G20 देशों में इन देशों के साथ साथ अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकारों की प्राप्ति में लैंगिक समानता को साकार करने पर सह कार्यक्रम का आयोजन किया। ये सह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 50वें नियमित सत्र के दौरान आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत राज्यों द्वारा तेजी से प्रगति करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। RTS-DWS यानी कि सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हैं। ये मानवाधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। ICESER यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र का निर्माण करते हैं। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने RTS-DWS को एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए एक संकल्प अपनाया था। इसे जीवन के पूर्ण आनंद और सभी मानवाधिकारों के लिए आवश्यक माना गया है। RTS-DWS के प्रमुख तत्वों में शामिल है उपलब्धता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त और निरंतर जल की आपूर्ति, पहुंच यानी दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों सहित सभी वर्गों की सुरक्षित पहुंच, वहनीयता यानी किसी को भी पहुंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं गुणवत्ता और सुरक्षा के तत्वों के तहत जल को सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और रेडियोलॉजिकल खतरों से सुरक्षित होना चाहिए। साथ ही जल और स्वच्छता से संबंधित सभी सुविधाएं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें लैंगिक, जीवन चक्र और निजता संबंधी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। इसके 47 सदस्य देश हैं। ये दुनिया भर में सभी मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पिछले वर्ष भारत को वर्ष 2022-24 के कार्यकाल के लिए UNHRC के लिए फिर से चुना गया था। नमक क्षेत्र के संकट से लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। नमक उद्योग में लगे किसानों और श्रमिकों को मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है और भारत के भीतर गुजरात देश का लगभग 80% नमक का उत्पादन करता है। इसके अलावा तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश अन्य प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। हिमाचल और राजस्थान में नमक का उत्पादन खनन द्वारा किया जाता है। वहीं अन्य समुद्री तटवर्ती राज्यों में समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत में नमक के प्रमुख स्रोत हैं समुद्री नमक, झील नमक, उपमृदा नमक और सेंधा नमक निक्षेप। नमक संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस तरह केंद्र सरकार नमक उद्योग के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय नमक आयुक्त कार्यालय को ये कार्य सौंपा गया है। सरकार ने नमक उद्योग को वर्ष 1996-97 में लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया था। इसके बावजूद नमक उद्योग को वर्तमान में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पुरातन कानून। नमक उद्योग को नियंत्रित करने वाले कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और अभी भी प्रचलन में हैं। इसके अलावा मूल्य समर्थन का अभाव है और साथ ही पेशे से संबंधित स्वास्थ्य खतरे भी मौजूद हैं, जैसे कि चिरकालिक त्वचा शोथ यानी डर्मेटाइटिस, समय से पहले दृष्टि की हानि और कॉर्निया के आकार में वृद्धि आदि। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रकृति के पुनर्स्थापन के लिए यूरोपीय संघ का प्रारूप कानून। इस कानून का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्बहाल करना है। इससे यूरोपीय संघ की भूमि और समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता और प्रकृति लोचशीलता की पुनर्प्राप्ति में योगदान दिया जा सकेगा। इस कानून के कई प्रमुख प्रावधान हैं। इसके तहत वर्ष 2030 तक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग और जोखिम को 50% तक कम किया जाएगा। इससे परागणकों की आबादी में हो रही गिरावट को रोका जा सकेगा। इससे सभी शहरों और कस्बों में कम से कम 10% वृक्ष वितान कवर में वृद्धि होगी। वर्ष 2030 तक नदियों के 25,000 किलोमीटर तक के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने का लक्ष्य इस प्रारूप कानून के तहत निर्धारित किया गया है। अल्पविकसित देश कोष और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष। हाल ही में LDCF और SCCF की 32वीं परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कम आय वाले देशों और महासागरीय विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने अल्पविकसित देशों के लिए फंडिंग सीमा को $10 मिलियन से $20 मिलियन तक बढ़ाने की योजना का स्वागत किया। LDCF और SCCF कोषों को वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था।
इनकी स्थापना विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन अनुकूल प्रयासों का समर्थन करने के लिए की गई थी। इन कोषों का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने वाली देशों द्वारा संचालित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। LDCF एकमात्र ऐसा कोष है जो कम विकसित देशों में जलवायु अनुकूलन कार्रवाई का समर्थन करने के प्रति पूर्णतया समर्पित है। SCCF को विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित गतिविधियों और पहलों के वित्त पोषण के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने ऐतिहासिक बंदूक हिंसा विधेयक पारित किया। इस विधेयक को देश में क्रूर सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। विधेयक सबसे कम आयु के बंदूक खरीदारों की पृष्ठभूमि की जांच को सख्त करेगा। साथ ही ये कानून घरेलू हिंसा के दोषी अपराधियों को बंदूकों की खरीदारी करने से प्रतिबंधित करेगा। भारत में बंदूक कानून की स्थिति देखें तो वर्ष 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने वर्ष 1878 के शस्त्र अधिनियम को लागू किया था। इसके तहत किसी भी भारतीय को तब तक आग्नेयास्त्र रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था जब तक कि वो क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त न कर दे। स्वतंत्रता के बाद इस कानून को समाप्त कर दिया गया और भारतीय आयुध अधिनियम 1959 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत किसी भी आग्नेयास्त्र या गोला बारूद को प्राप्त करने, रखने या ले जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। साल्मोनेला टाइफी यानी एस टाइफी टाइफाइड बुखार के लिए उत्तरदायी है। इससे दुनिया भर में सालाना 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दक्षिण एशिया में इस रोग के पूरे विश्व के 70% मामले देखे जाते हैं। एस टाइफी एक ग्राम नेगेटिव और छड़ के आकार का फ्लैगलेटेड जीवाणु है। इसका एकमात्र अधिवास मानव शरीर है। ये आमतौर पर लोगों के मलमूत्र से, दूषित भोजन या जल के अंतर्ग्रहण से होता है। टाइफाइड बुखार के संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार प्रतिरोधी एस टाइफी उपभेदों के उद्भव से उनकी प्रभावशीलता को खतरा है। फास्ट चार्जिंग सॉलिड स्टेट बैटरी। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी में चार्ज डिस्चार्ज की तेज दरों को सक्षम करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि टंगस्टन जैसी नैनोस्कोपिक ऊष्मा रोधक धातु की परतें इन बैटरियों के प्रदर्शन में सुधार कर सकती हैं। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियां एक तरल विद्युत अपघट्य का उपयोग करती है। ये अपघट्य ज्वलनशील होता है और उच्च तापमान पर खराब हो जाता है। इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बैटरी में आग लग जाती है। हालांकि तरल विद्युत अपघट्य को एक सिरेमिक ठोस विद्युत अपघट्य से प्रतिस्थापित करने से ली आयन बैटरी सुरक्षित हो सकती है, जो कि एक बार चार्ज करने पर भी लंबे समय तक चल सकती है। केरल की अपनी पक्षियों की क्षेत्रीय लाल सूची होगी। इस सूची के बनने के बाद केरल पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा। लाल सूची तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के दिशा निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पक्षियों की संख्या में कमी, उनके पाए जाने का क्षेत्र, छोटी आबादी का आकार और गिरावट आदि सहित 5 मुख्य मानदंड शामिल होंगे। वैश्विक IUCN लाल सूची के मुताबिक केरल में पक्षियों की 64 संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इस सूची में लाल सिर वाला गिद्ध और सफेद पुट्ठे वाला गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस सूची में एक्सटेंट यानी विलुप्त का मतलब है कोई संदेह नहीं है कि प्रजाति के अंतिम सदस्य का लोप हो गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है वन में विलुप्त होने के बहुत उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। लीस्ट कंसर्न का मतलब है कि संख्या इतनी ज्यादा है कि निकट भविष्य में इसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। एक्सटेंट इन वाइल्ड का मतलब है केवल कृत्रिम आवास में जीवित है। ये प्रजाति प्राकृतिक वनों से पूर्णतः लुप्त हो चुकी है। इसके अलावा वल्नरेबल यानी कि वन में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि वन में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। नियर थ्रेटन्ड यानी कि इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। इसके अलावा डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी के तहत इस प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए इसके बहुतायत या वितरण पर पर्याप्त जानकारी नहीं है। मिथुन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नागालैंड का दौरा किया। मिथुन या गयाल को बोस फ्रंटलिस भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थानिक गो जातीय प्रजाति है। ये पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों जैसे कि म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन आदि के वनों में पाई जाती है।
ये 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी वनों में रहता है। इसका मांस, दूध और चमड़े के लिए पालन किया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से पहाड़ के मवेशी के रूप में जाना जाता है। इसका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की देशज जनजातियों द्वारा पालन किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। पादप दृष्टिहीनता। ये अपने वातावरण में पादपों को देखने या अवलोकन करने में असमर्थता को दर्शाता है। कई लोगों के लिए पौधे की तुलना में किसी जंतु की छवि को पहचानना या याद करना कहीं अधिक आसान होता है और इसी वजह से पादपों का सीमित मूल्यांकन होता है और इनके संरक्षण में भी सीमित रुचि होती है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र। देश भर से दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले एक अनूठे उत्सव ज्योतिर्मय का समापन हुआ। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए गए उनमें पश्चिमी राजस्थान का कमैचा, जो कि तत्व वाद्य यंत्र है, इसको मांगणियार समुदाय प्रमुख रूप से उपयोग करता है। रावण हत्था, ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग राजस्थान का भोपा समुदाय पाबूजी की फड़ नामक पारंपरिक कथावाचन के दौरान करता है। सारंगी, ये एकमात्र वाद्य यंत्र है जो सटीक अलंकरण और स्वर के साथ मुखर संगीत की लगभग सभी बारीकियों का सृजन कर सकता है। इसके अलावा खोल, ये पीपे के आकार का असममित ढोल है। ये बंगाल और असम के वैष्णव संगीत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। बंदा सिंह बहादुर। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने नई दिल्ली के लाल किले में महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस मनाया है। इनका जन्म कश्मीर के जिला पुंछ में राजौरी गांव में एक कृषक राजपूत परिवार में हुआ था। बाबा बंदा बहादुर एक महान सिख योद्धा और खालसा सेना के एक सेनापति थे। उन्होंने मुगलों को हराकर पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की थी। उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि जोतने वालों को भूमि का स्वामी घोषित किया। बाबा बंदा बहादुर समर्पित और अनुशासित सैनिक तथा कुलीन शासक थे। अगली शख्सियत हैं वेंकटरमन कृष्णमूर्ति। इन्हें भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के जनक और टर्न अराउंड मैन के रूप में जाना जाता है। वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वे वर्ष 1954 में योजना आयोग के भाग के रूप में विद्युत परियोजनाओं के प्रभारी थे। वेंकटरमन कृष्णमूर्ति मारुति उद्योग के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में थे। उन्होंने मारुति 800 को लॉन्च किया था। ये कदम भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए आधुनिक युग की शुरुआत माना गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल और बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रमुख के रूप में उन्होंने कंपनियों को पुनर्जीवित किया। वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित थे। वेंकटरमन कृष्णमूर्ति नेतृत्व, कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के मूल्यों से ओतप्रोत थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।